हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 15 तक हमने संधारित्र की ऊर्जा यानी चालक की स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट कर लिया था। चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन भी कर लिया था। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा ह्रास और संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा बेटा समाप्त। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे और डेफिनेशन भी साथ साथ में पढ़ेंगे। ऊर्जा घनत्व, जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा घनत्व, बेटा सबसे पहली बात है कि प्रत्येक लेक्चर को आप ऐसा ना करें कि कोई लेक्चर आप स्किप कर दें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो विधिवत नोट्स बनाइए और आपका रिजल्ट भी विधिवत ही आएगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी? आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल को में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे जैसे वीडियो पढ़े आपके पास तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप पढ़ लें। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से अल्टरनेट एक लेक्चर आता है, मतलब आज जैसे मैथ का आएगा तो कल फिजिक्स का आएगा, फिर मैथ का आएगा, फिर फिजिक्स का आएगा, फिर मैथ का आएगा, फिर फिजिक्स का आएगा। 6 दिन का रूटीन यही चल रहा है अभी के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। बाद में जैसा होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। संडे को कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ता। बाई चांस आपके पास समय नहीं मिलता पूरे हफ्ता, संडे को हफ्ता समय मिलता है तो आप संडे को तीनों लेक्चर देख लिए फिजिक्स के और तीनों मैथ के देख लिए। लेकिन बेटा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शॉर्टकट कब तक आप ढूंढेंगे? आज नहीं तो कल आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अपने टॉपिक में वापस आते हैं। ऊर्जा घनत्व बेटा, क्या ऊर्जा घनत्व? तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि संधारित्र के, मान लेते हैं ये कोई अपने पास एक संधारित्र है। अब संधारित्र के प्रति एकांक मतलब एक छोटे से एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ये ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एक पार्लेजी बिस्किट का पैकेट का बंडल है, मान लेते हैं उसमें 12 पार्लेजी 5-5 वाले रखे हैं। तो उसमें हमने बोल दिया कि एक पार्लेजी कितना आयतन घेर रहा है, एक पार्लेजी कितना आयतन घेर रहा है। तो पूरा तो 12 पैकेट हो गया कितना बेटा? तो 12 पैकेट, आपको पता है कि 12 पैकेट तो उसका पूरा संधारित्र का आयतन हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं प्रति एकांक, मतलब प्रति पीस का रेट कितना है। मान लो 12 पीस है, अब 5 रुपए की 60 से आया है तो 12 पंचे कितना हो गया? तो 12 पंचे 60 हो गया। तो ये तो टोटल मूल हमको पता है, लेकिन हमसे पूछ दिया गया क्या बेटा? आप बताइए प्रति पैकेट का जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो प्रति पैकेट का जो मूल्य होगा उसी को हम लोग कहेंगे बेटा क्या? ऊर्जा घनत्व कहेंगे। यानी कि संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा घनत्व। आइए अब इसको इरेज कर देते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा, एक मार्कर। ठीक बेटा, क्या लिखते हैं? समांतर प्लेट ऊर्जा घनत्व क्या होता है? संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब बेटा संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक बेटा ज्ञात करेंगे, यानी ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक, ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक। अब ये क्या होता है? ऊर्जा घनत्व ऊर्जा घनत्व तो आपको समझ में आ गया। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा घनत्व कहते हैं।
इसके लिए मानेंगे माना कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कोई समांतर प्लेट क्या है बेटा, संधारित्र है, माना एक्स समांतर प्लेट क्या है बेटा, कोई संधारित्र है, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। डायग्राम कोई मैटर नहीं करता, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है बेटा, ए है, इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, इनके बीच की दूरी है स्मॉल डी, जिनके इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। और आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव प्लेट होती है, इसके आंतरिक वाली सतह कौन सी होती है, तो आंतरिक वाली सतह होती है नेगेटिव। कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। अब बाहरी वाली सतह कैसी होती है, तो पॉजिटिव होती है। और प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए वाई प्लेट को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वाई प्लेट को किससे जोड़ देते हैं बेटा, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बेटा, माना कोई समांतर प्लेट, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कोई समांतर प्लेट क्या बेटा, संधारित्र है, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है बेटा, ए। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, ए। अब प्रत्येक का क्षेत्रफल तो हमको पता है ए है, ठीक है। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है। बेटा फिर समझेंगे। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो जिसका परावैद्युतांक के है। ये तो बेटा भाषा हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बेटा जैसा कि आपको पता है 14 नंबर लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसीलिए आपसे कहते हैं कि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंकअप होता है। एक भी लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे। मिस कर देंगे तो बेटा भी समझ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन आग में आएगा आगे और फिर आप बता नहीं पाएंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर में क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई में क्या होता है बेटा, डी होता है। लेकिन एक ऐसा परावैद्युतांक रखा है जिसका, ऐसा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ जिसका परावैद्युतांक कितना है बेटा, के है। कितना है, ठीक बेटा। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी आ गई, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई सी इक्वल टू में ए एप्सिलॉन नॉट बाई में डी होता है। लेकिन एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ जिसका परावैद्युतांक कितना के, तो इसमें के का मल्टीप्लाई करा दिया, बना दिया समीकरण 1। अब संधारित्र में संचित, संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, कुल ऊर्जा, जैसा कि लेक्चर नंबर 15 में हमने डिस्कशन किया है, U बराबर आया था बेटा 1/2 CV²। 1 बाई क्या आया था, CV²। V यहाँ पे विभव है, V क्या है बेटा, विभव है, ठीक है। बनाते हैं समीकरण 2। अभी ना बनाओ समीकरण 2। अब बेटा यहाँ से C का मान रख दो, तो C का मान रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान रख दो बेटा। तो U बराबर में क्या आ जाएगा, तो U बराबर में आ जाएगा 1/2 C की वैल्यू रखेंगे A एप्सिलॉन नॉट के बाई में D इंटू में क्या हो जाएगा बेटा V² बना लेते हैं समीकरण 2।
समीकरण क्या बना लेंगे बेटा 2, क्योंकि आपको पता संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा में उसके आयतन का क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे। आयतन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब आयतन का भाग दे देंगे ना तो संधारित्र में संचित एकांक आयतन में संचित ऊर्जा आ जाएगी, और जो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होगी उसी को हम लोग कहेंगे बेटा क्या, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। ठीक, U बराबर में क्या आ गया 1/2 A एप्सिलॉन नॉट K बाई में D इंटू में V स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बेटा। अब निकालते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन। समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन, समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन। आयतन क्या होगा बेटा, तो इसको, इस आयतन को क्या नाम देते थे, इस आयतन को हम नाम दे दे रहे हैं बेटा V1 नाम दे दे रहे हैं। क्या नाम दे दे रहे हैं बेटा, V1 नाम दे दे रहे हैं। क्या नाम दे दे रहे हैं, V1। अब आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो A में हो गया लंबाई और गुणे चौड़ाई, और D क्या हो गया, उसकी हाइट हो गई। D क्या हो गया बेटा, हाइट हो गई। तो ये V1 क्या आ गया बेटा, उसका आयतन आ गया। अब उसकी कुल ऊर्जा पता है। क्या पता है बेटा, हमको कुल ऊर्जा पता है। कुल ऊर्जा कितनी है, अब मान लो इसको मान लेते हैं संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा को क्या मान लेते हैं बेटा, V डैश, और इसको क्या मान लेते हैं, सॉरी U डैश। और समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन कितना मान लेते हैं, तो V1 बराबर में क्या हो जाएगा, AD। अब निकालते हैं संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, आयतन में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में क्या निकालते हैं, संचित ऊर्जा। तो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी उसको क्या लिखेंगे बेटा, U से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, U से। और टोटल ऊर्जा कितनी है अपने पास, तो टोटल ऊर्जा है U डैश। हाँ, उसमें उसके आयतन का क्या कर देंगे, तो आयतन का भाग दे देंगे। आयतन का क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगी, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसी को ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। तो U बराबर में आ गया कुल ऊर्जा में उसके आयतन का क्या कर दिया, हमने भाग दे दिया। तो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा आ गई, और संधारित्र की जो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो V1 की वैल्यू, U डैश की वैल्यू रखो बेटा, क्या है 1/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू में K बाई में D इंटू में बेटा V स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, V स्क्वायर। अब आयतन कितना है, तो आयतन है A इंटू में D। A इंटू में क्या है बेटा, D है। A इंटू में क्या है, D है। A से A खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में K इंटू में V स्क्वायर, और D का 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, D स्क्वायर। ये U आ गई। लेकिन यदि मान लिया, यदि माध्यम क्या हो बेटा, यदि माध्यम Y हो, यदि माध्यम Y हो, यदि माध्यम क्या हो बेटा, Y हो, तो अगर माध्यम Y होगा तो K की वैल्यू क्या होगी, तो K की वैल्यू 1 होगी। तो U नॉट बराबर में क्या आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह K रखा, V स्क्वायर बटे में क्या आ गया बेटा, D स्क्वायर। यही होती है संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है, U नॉट इक्वल टू में क्या, U नॉट का मतलब कुछ और नहीं है, यहाँ पे ये K का मान क्या रखा गया, 1 रखा गया। एक बेटा फार्मूला और इसी में बन जाएगा। हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध से, जानते हैं कि नहीं जानते, ये तो E बराबर में V अपान में क्या हो गया, तो E बराबर में V अपान में D हो गया। तो देखो बेटा, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 एप्सिलॉन नॉट V बटे में D, V बटे में D का होल आप स्क्वायर नहीं लिख सकते। और इसी को क्या कहते हैं, तो बेटा इसी को हम लोग कहते हैं क्या, E। तो क्या हो गया, E स्क्वायर हो गया। तो U नॉट का फार्मूला एक और आ गया, 1/2
टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कैसे किया हमने सबसे पहले कुल ऊर्जा निकाल ली, कुल ऊर्जा के बाद हमने संधारित्र का आयतन निकालिए, कुल ऊर्जा में संधारित्र के आयतन का भाग दे दिया, आयतन का भाग देने के बाद जो ऊर्जा मिली उसी को हमने कह दिया बेटा ऊर्जा घनत्व। और आपको पता है कि संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक बेटा, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। बेटा संधारित्रों का संयोजन करने के लिए हमको 2 संयोजन पढ़ना होगा। पहला संयोजन क्या होगा, तो पहला संयोजन होगा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा बेटा क्या होगा, तो दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। एक को बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरे को क्या बोलेंगे बेटा, समांतर क्रम संयोजन। या इसी को बेटा कभी कभी बोल देते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। क्या बोल देते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन बोलो, पार्श्व क्रम संयोजन बोलो, बात एक ही है। और बेटा अलग क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। एक आपको हम बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तगड़ी बात। कौन सी बात, तगड़ी बात। तो क्या समझेंगे इस तगड़ी बात में हम लोग, तो तगड़ी बात में हम लोग ये समझते हैं जब रास्ता बदलता है। पहली बात, जब रास्ता बदलेगा, ये बेटा याद रखेंगे न्यूमेरिकल के, जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तब भी ये बात बताएंगे। जब रास्ता बदलता है, जब रास्ता बदलता है, जब क्या बदलता है, रास्ता बदलता है, बदलता है। जब रास्ता बदलता है तो धारा तथा आवेश बदलता है, धारा तथा आवेश बदलता है। धारा तथा क्या बदलता है बेटा, तो धारा तथा आवेश बदलता है। दूसरी बात, जब बिंदु बदलते हैं, जब बिंदु बदलते हैं, जब बिंदु बदलते हैं, जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है, विभवांतर बदलता है। क्या बदलता है बेटा, बदलता है। ये बात याद रखेंगे, जब रास्ता बदलता है तो धारा तथा आवेश दोनों बदलते हैं। जब रास्ता बदलता है तो धारा तथा आवेश, ठीक बेटा, जब रास्ता बदलता है तो धारा तथा आवेश बदलता है, जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है। ये बात याद रखेंगे, अभी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला नंबर कौन सा करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक बेटा, सीरीज में संयोजन करते। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या आपको संधारित्र लेना पड़ेगा, ठीक है, संधारित्र यही तो होता है। इसमें कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है, अभी हम बता देंगे। पहले 3 संधारित्र ले लो आप। ठीक बेटा, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटा, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ पे प्रेरण के कारण कौन सा प्लेट आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। बाहरी सतह पे कौन सा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक बेटा। इस हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। इसकी धारिता कितनी, इसकी धारिता C1 है, C2 है, कहाँ गया, एक C2 है, इसको नहीं मिलाएंगे, C2 है क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस होगा ना इसमें।
यहाँ पे क्या है बेटा, धारिता C3, धारिता कितनी है, C3 है। और अभी हमने बताया जब रास्ता बदलता है तो धारा तथा आवेश बदलता है, लेकिन ये तो रास्ता सीधे ही जा रहा है, तो जब रास्ता सीधे ही जा रहा है तो ना तो धारा बदलेगी ना ही तो क्या बदलेगा, आवेश। पहली बात तो धारा हटा ही देंगे, संधारित्र में धारा होती ही नहीं, होगा क्या बेटा, आवेश होगा। क्या होगा, मूवमेंट किसका होगा, आवेश का मूवमेंट होगा। लेकिन जब बिंदु बदलते हैं, अब मान लो ये बिंदु क्या है बेटा, ए है, ये बिंदु क्या है, ए है, और इस बिंदु को मान लो क्या बेटा, बी है, इस बिंदु को क्या मान लो, सी है, इस बिंदु को क्या मान लो बेटा, डी है। क्या है, डी है। तो देखो भैया, ए से कहाँ गए बी, बी से कहाँ गए सी, सी से कहाँ गए डी। तो जब ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहे हैं ना, तो बार बार तो बिंदु बदल रहा है, तो विभवांतर भी बदलेगा। तो यहाँ पे विभवांतर कितना हो गया, तो यहाँ पे विभवांतर V1, यहाँ पे विभवांतर कितना हो गया, तो यहाँ पे विभवांतर V2, यहाँ पे विभवांतर कितना हो गया, V3। और जो डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है बेटा, विभवांतर, तो कुल विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, विभवांतर निकाल लो बेटा, कुल विभवांतर कैसे निकालेंगे। V बराबर में क्या हो जाएगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर में क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और Q बराबर में क्या होता है, तो Q बराबर यहाँ पे देखो बेटा, तो Q बराबर में क्या होता है, तो Q बराबर में CV होता है। तो C बराबर में क्या होगा, तो C बराबर में Q बटे में क्या होगा बेटा, V होगा। Q बटे में क्या होगा बेटा, V होगा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, Q बटे में क्या हो जाएगा बेटा, विभवांतर V हो जाएगा, कुल विभवांतर V। यहाँ पे आवेश तो समान है, Q बटे में क्या हो गया, V1। जब V1 है तो धारिता कितनी है, C1 है। यहाँ पे V का मान निकालना है, तो V बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, C। यहाँ पे C होगा, C1। Q बटे में क्या आ गया बेटा, तो Q बटे में C2, Q बटे में क्या आ गया, C3। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है, Q कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या, यहाँ बचा 1/, में C1 प्लस 1 बटे में C2 प्लस 1 बटे में क्या बचा, C3। और Q बटे में क्या बचा बेटा, Q बटे में C। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, 1/, में क्या आ गया बेटा, C आ गया, 1/, में C1 प्लस 1/, में C2 प्लस 1/, में क्या आ गया, C3 आ गया। तो जब दो या दो से अधिक संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, बेटा डेफिनेशन बता रहे हैं, जब दो या, अब लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन बता दे रहे हैं हम आपको। जब दो या दो से अधिक संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो कुल संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो कुल संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन बेटा, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो तीन संधारित्र ले लो, एक ये छोटा सा, एक ये छोटा सा, एक ये छोटा सा। अब इस बार कैसे है, इस बार ये समांतर है, समांतर है तो जोड़ लो इसे, इनको ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, इनको ऐसे, ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे। अब बेटा आप ये बताएंगे क्या बिंदु बदल रहा है, ये बिंदु ए है, ये तो क्या है। अब ध्यान समझना, जब बिंदु नहीं बदलेगा, क्योंकि सेम ही तो पॉइंट है, देखो एक ही जगह मिल रहे हैं, तो जब बिंदु बदलते हैं तब भी विभवांतर बदलता है। बिंदु नहीं बदलेगा तो विभवांतर भी अपना नहीं बदलेगा। लेकिन देखो रास्ता बदल रहा है, रास्ता बदलता है तो आवेश बदलता है। इसकी धारिता हो गई C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। इस पर आवेश क्या हो गया, Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर आवेश Q3। इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। इस प्रकार से चार्ज वितरित हो जाएगा। अब जो नहीं, जो बेटा डिफरेंट है उसी को निकाल लेते हैं। तो अब क्या निकालेंगे, कुल आवेश। क्या निकालेंगे बेटा, कुल आवेश निकालो बेटा। तो कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश होगा अपन अपने पास Q बराबर में Q1 प्लस में Q2 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, Q3। अब Q बराबर फार्मूला क्या होता है, CV। Q बराबर में क्या होता है, CV। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, Q बराबर में क्या होता है, CV। तो Q1 जब आवेश है तो धारिता कितनी, C1, लेकिन विभव तो समान होगा। C2 विभव तो समान होगा, C3 विभव तो समान होगा Q बराबर में। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, CV। क्या लिख देंगे बेटा, CV।
अब यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है अपने पास। तो बेटा क्या हो जाएगा, सी बी बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर से सी कॉमन कर लेंगे, सॉरी हाँ वी कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा C1 प्लस C2 और प्लस में क्या बचा C3। V से B कैंसिल आउट होगा, V से V कैंसिल आउट होगा, तो C बराबर में क्या आ जाएगा, तो C बराबर में आ जाएगा C1 प्लस में C2 और प्लस में क्या आ गया बेटा C3 आ गया। तो जब दो या दो, बहुत सिंपल है, श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, लेकिन तगड़ी बात आप ये याद रखेंगे, जब रास्ता बदलता है तो धारा तथा आवेश दोनों बदलते हैं, लेकिन जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर केवल बदलता है। तो बेटा हमने श्रेणी क्रम संयोजन किया, श्रेणी क्रम संयोजन क्या आया, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। बेटा समांतर क्रम क्या आया, तो C बराबर में आया C1 प्लस C2 प्लस C3 आया। तो जब दो या दो से अधिक संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो कुल संधारित्र की धारिता का योग, जो कुल संधारित्र की धारिता उन संधारित्रों के योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आई होप आप लोगों को ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग समझते हैं ऊर्जा ह्रास, और इसके बाद समझेंगे ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक, और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और लेक्चर की भी एंडिंग हो जाएगी बेटा। इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत चालन, तो वेटिंग करना, वैद्युत चालन भी हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हर एक सवाल पढ़ाएंगे, और फिर इसके बाद बेटा हम न्यूमेरिकल की सीरीज को लेकर आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद जस्ट हम आपको क्या पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, और फिर बेटा हम लोग मैग्नेट की तरफ चलेंगे। ठीक, तो ऊर्जा ह्रास क्या होता है, तो जब दो भिन्न भिन्न विभव, एक वी विभव, जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं, जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश निम्न विभव वाले की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा में कुछ कमी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा ह्रास कहते हैं, यानी कि एनर्जी डीके कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी डीके कहते हैं। तो क्या होता है एनर्जी डीके, तो जब दो समान यानी कि जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते, मान लेते एक अपना चालक है जिसमें 50 वोल्ट है, एक चालक है 40 वोल्ट। अब इसे एक चालक तार द्वारा जोड़ देते, जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए, या दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा में कुछ कमी होती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा ह्रास कहते हैं। आइए इस बात को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक बेटा लिखते हैं, जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं। जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक
तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए, दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा में कुछ कमी आती है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा में कुछ कमी आती है जिसे ऊर्जा ह्रास कहते हैं। तो ऊर्जा ह्रास कुछ नहीं है, जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा में कुछ कमी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा ह्रास कहते हैं। चलिए अब ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन सरल है। ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। चलिए ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक, तो कुछ बातें इसमें ध्यान रखेंगे। माना कोई दो चालक है, ये बात यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कोई दो चालक है, माना कोई दो चालक हैं जिनमें संचित आवेश Q1 और Q2 हैं, जिनमें संचित आवेश Q1 और Q2 हैं, विभव V1 व V2 हैं तथा धारिता C1 व C2 हैं। अपने पास दो चालक हैं, दो चालक गोला कह सकते हैं, ठीक है। माना कोई दो चालक हैं जिनमें संचित आवेश Q1 और Q2 है, विभव V1 और V2 और धारिता C1 और क्या है बेटा अपने पास C2 है। अपने पास दो चालक हैं जिन पर विभव V1 और V2 है, माना कोई दो चालक हैं जिनमें संचित आवेश Q1 और Q2, विभव V1 और V2 तथा धारिता C1 और C2 है। अब बेटा इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को हल करने के लिए सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो स्पर्श कराने से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। फिर दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा स्पर्श करा देंगे। स्पर्श कराने के बाद जो ऊर्जा आएगी उसमें स्पर्श कराने से पहले वाली ऊर्जा को घटा देंगे, तो यहाँ पे माइनस घटाएंगे तो ऊर्जा में जो कमी आएगी वही निकल आएगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ऊर्जा ह्रास कहेंगे, यानी कि डेल्टा W कहेंगे। ठीक बेटा, तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर में क्या होगा, तो U बराबर में होगा हाफ CV²। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, लेकिन पहले इसका नाम क्या दे देते हैं, तो इसका नाम देते हैं बेटा V1। क्या नाम देते हैं बेटा, U1 और धारिता C1 है, अब विभव क्या है बेटा V1 है, विभव कितना है बेटा V2। अब क्या निकालते हैं, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा, निकालते हैं। तो दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा इसको नाम दे देते हैं बेटा U2। 1/, में क्या होगा, तो 1/, में होगा C2 और V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण 2 बना लेते हैं, ना बनाओ 2 अभी।
अब निकालते हैं कुल ऊर्जा। क्या निकालते हैं? पहली बात तो ये याद रखेंगे, ये स्पर्श कराने से पहले, स्पर्श कराने से, स्पर्श कराने से पहले, स्पर्श कराने से पहले ऊर्जा है। तो पहले चालक की स्थिति ऊर्जा U1 बराबर में 1/2 C1V1 स्क्वायर, दूसरे चालक की स्थिति ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर हो गया बेटा। अब कुल ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल ऊर्जा। कैसे निकालेंगे? दोनों ऊर्जा को जोड़ देंगे। कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे बेटा? तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो कुल ऊर्जा बराबर में हो जाएगा, कुल ऊर्जा बराबर में हो जाएगा क्या? 1/2 C1V1 स्क्वायर और 1/2 C2V2 स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 C2V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला समीकरण बना लेते हैं। इसको क्या बना लेते हैं बेटा? पहला समीकरण। अब क्या करते हैं? अब चालकों को एक तार द्वारा आपस में संबंधित कर देते हैं। अब चालकों को एक तार द्वारा आपस में क्या कर देते हैं बेटा? संबंधित कर देते हैं। तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होगा। यह प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। तो ये बात लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे बेटा? अब चालकों को एक तार द्वारा क्या कर देते हैं? संबंधित कर देते हैं। अब चालकों को एक तार द्वारा आपस में क्या कर देते हैं? अब चालकों को एक तार द्वारा आपस में संबंधित कर देते हैं, जिससे उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। अब बेटा, अब चालकों को एक तार द्वारा आपस में संबंधित कर देते हैं, जिससे उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए, जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, अब दोनों चालकों का विभव क्या हो जाएगा बेटा? समान हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे बेटा औसत विभव। क्या निकालेंगे बेटा? औसत विभव। क्या निकालेंगे? औसत विभव। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए बेटा। औसत विभव बराबर में क्या होगा? कुल आवेश बटे में बेटा क्या होगा? तो बटे में होगी संयुक्त धारिता होगी। ठीक है, तो कुल आवेश Q1 और प्लस में क्या हो गया? Q2, और धारिता कितनी हो गई बेटा? C1 और C2 हो गई। संयुक्त धारिता कितनी हो गई बेटा? C1 और C2। अब ये जो विभव है, औसत विभव V आ गया। क्या आ गया बेटा? V आ गया। Q1, अब Q बराबर में क्या होता है? तो Q बराबर में CV होता है। तो Q1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1V1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा C2V2 हो जाएगा। अब बटे में कितना आ जाएगा बेटा? C1 और प्लस में C2
इंपॉर्टेंट फार्मूला मार्क कर लेंगे। न्यूमेरिकल के लिए बेटा औसत विभव बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 बाई में C1 प्लस में C2 होता है। C1 प्लस में क्या होता है बेटा? C2 होता है। अब ये तो चालक को स्पर्श करा दिया, अब स्पर्श कराने से पहले था, अब ये स्पर्श कराने के बाद होगा। यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, कराने के पश्चात, स्पर्श कराने से पश्चात पहले चालक की स्थिति ऊर्जा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, क्या बेटा? पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी अपने पास? U बराबर में U1 डैश नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? U1 डैश 1/2 CV स्क्वायर होता है। पहले चालक की धारिता C1 है, लेकिन अब विभव तो समान हो चुका ना, उसी को तो नाम दिया गया कौन सा विभव? औसत विभव। कौन सा विभव बेटा? औसत विभव। ठीक। अब दूसरे चालक की, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक बेटा। अब दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। ये क्या होगी बेटा? U2 होगी। U2 डैश बराबर में होगा 1/2 C2 औसत विभव। अब ये तो समान हो गया, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। एक तो बना लिया, अब इनको समीकरण नहीं बनाते हैं। अब कुल ऊर्जा निकालते हैं। कब? स्पर्श कराने के पश्चात कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे? U डैश बराबर में क्या हो जाएगा? U1 डैश और प्लस में क्या हो जाएगा? U2 डैश हो जाएगा। लगा दो बेटा। तो क्या है? 1/2 C1 V स्क्वायर और 1/2 C2 V स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/2 कॉमन दिख रहा है और V कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा? V स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? V स्क्वायर। अब V की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा? 1/2 C1 प्लस C2। V की वैल्यू रखो, क्या है? C1 V1 C2 V2। अब बटे में क्या है बेटा? तो बटे में C1 प्लस में C2। अलग 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 स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको? नहीं होगी। अलग अलग स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से दिस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा अपने पास क्या? यहाँ पे लिखते हैं। तो U डैश बराबर अपने पास क्या बचा? U डैश बराबर हो गया 1/2 C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर। अब बाई में क्या बचा बेटा? C1 प्लस में C2। ये आगे बेटा स्पर्श कराने के पश्चात जो ऊर्जा आई चालकों की, वो स्पर्श कराने से क्या आगे बेटा? पश्चात ऊर्जा आगे। क्या आगे बेटा? ठीक बेटा। अब ये तो निकाल लिया हमने स्पर्श कराने के पश्चात। अब ये स्पर्श कराने से पहले थी, तो ऊर्जा ह्रास बराबर क्या आएगा? तो ऊर्जा ह्रास बराबर आएगा, ऊर्जा ह्रास यानी कि डेल्टा U बराबर में क्या आएगा? स्पर्श कराने से पहले जो ऊर्जा U थी ये निकाली थी, और स्पर्श कराने के पश्चात जो ऊर्जा थी U डैश, उसमें क्या कर देंगे बेटा? घटा देंगे, तो ऊर्जा ह्रास आएगी। जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं, तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। ठीक बेटा। इस क्रिया के दौरान ऊर्जा में कुछ कमी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा ह्रास कहते हैं। बेटा सबकी वैल्यू पुटअप कर देनी है आपको। इसकी वैल्यू कितनी? 1/2 C1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर। अब बटे में कितना है बेटा? तो बटे में C1 प्लस में C2, यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, ये लिखा है 1/2। ठीक बेटा। अब 1/2 पूरे से कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लो तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा C1 V1 C2 V2। बेटा कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन करना है। बाई में C1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? C2 हो जाएगा।
लासा ले लो। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, C1 का पहले दोनों में गुणा करा दो। C1 में जब दोनों गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 इंटू में C2 और इंटू में क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब C2 करा देंगे तो क्या हो जाएगा C1 इंटू में C2 इंटू में V1 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बेटा V2 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, लेकिन माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस में 2C1 C2 और V1 क्या हो जाएगा बेटा V2 हो जाएगा। V1 क्या हो जाएगा बेटा V2 हो जाएगा, V1 और V2 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब ये 1/2 C1 अब क्या हो गया C1 V1 स्क्वायर माइनस में C2 V2 स्क्वायर और माइनस में 2C1 C2 इंटू V1 V2 हो गया। अब बाई में बेटा कितने हो गए, तो पूरे के बटे में कितना हो गया, तो पूरे के बटे में हो गया अपने पास क्या C1 प्लस में C2। अब देखो कुछ कट रहा होगा क्या, तो अपने पास कट रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर से कट गया। तो बचा क्या, तो बचा अपने पास देखो यहाँ पे C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है, तो C1 C2 कॉमन कर लो। C1 इंटू में क्या हो गया बेटा C2, बचा क्या V1 स्क्वायर प्लस में V2 स्क्वायर और माइनस में क्या बचा यहाँ पे 2V1 इंटू में V2, क्योंकि C1 C2 तो बाहर चला गया। बटे में क्या बेटा, तो बटे में है C1 प्लस में क्या हो गया बेटा C2 हो गया। ठीक, 1/2 C1 इंटू में C2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो V1 माइनस में क्या हो गया, तो V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर हो गया। अब बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया बेटा C1 और प्लस में क्या हो गया C2 हो गया, C1 प्लस में क्या हो गया बेटा C2 हो गया। बेटा यही ऊर्जा एराज के लिए क्या है बेटा व्यंजक है। तो ऊर्जा एराज के लिए व्यंजक डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर और बटे में C1 प्लस में C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2। ये बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। ऊर्जा एराज डायरेक्ट आपसे पूछेंगे, तो आई होप बेटा आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले स्पर्श कराने से पहले दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, फिर स्पर्श कराने के पश्चात दोनों के चालकों की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। स्पर्श कराने से पहले जो स्थितिज ऊर्जा थी उसमें स्पर्श कराने के बाद वाली स्थितिज ऊर्जा को घटा दिया, घटाने के बाद जो ऊर्जा मिली उसी को हमने नाम दिया, क्योंकि बेटा ऊर्जा एराज, और ऊर्जा एराज की आपको हमने डेफिनेशन बताई है। जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में संबंधित कराते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा प्रत्येक लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमारे 4 चैप्टर फिजिक्स में खत्म हो चुके हैं, अब 5वां चैप्टर बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 17 लेक्चर्स में। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। हमारा मोटिवेशन केवल एक ही है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।